आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स की 3 दिन की यात्रा पर एम्स्टर्डम पहुंचे। सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों, विश्वविद्यालय और शिक्षण प्रणाली पर बोझ को कम करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल आवेदकों और विभिन्न हितधारकों के बीच सुगम संचार और आवेदनों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करेगी। सरकार ने कहा, देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। देश के विभिन्न जिलों में 75 उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। जीनी, अपने 3 विशेष बताओ। I had it and I didn't even know it. Just like पे Amazon से। क्या? तेरे पास Amazon है ना? तू उसी लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है। इसमें उन व्यक्तियों की पहचान से जुड़े उपयुक्त उपायों को कानूनी स्वीकृति देने की व्यवस्था भी है, जिनमें अंगुलियों के निशान, हाथ की छाप और पंजों के निशान, फोटो, आंख की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड तथा शारीरिक जैविक नमूने और उनके विश्लेषण आदि शामिल हैं। इससे अपराधों की छानबीन अधिक कुशलता से और जल्दी की जा सकेगी। इस विधेयक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को ये रिकॉर्ड एकत्र करने, इन्हें सुरक्षित रखने और इन्हें साझा करने या नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक 1920 के कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा और इससे सबूत एकत्र करने और छानबीन के काम में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हमने सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर, एनालिसिस होकर हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूदी में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहाँ से राज्यों को मान्य अध्यक्ष जाने वाला है। श्री शाह ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस विधेयक को अलग करके नहीं बल्कि आने वाली जेल अधिनियम नियमावली के संदर्भ में देखें। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए मांग की कि लागू करने से पहले इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को सौंपा जाए। डीएमके के सदस्य दयानिधि मारन ने भी कहा कि विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस विधेयक को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने आरोप लगाया कि इस विधेयक में पुलिस को बेहद छूट दी गई है और वो ऐसे व्यक्ति के भी आंकड़े एकत्र कर सकती है जिसका अपराध से कोई लेना देना न हो और फिर उन आंकड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि देश में केवल 14% अभियुक्त ही दोषी ठहराए जाते हैं, जबकि सबूत के अभाव में कई लोग बरी हो जाते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और डीएमके पार्टी के सदस्य ये मुद्दा उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच उपसभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और डीएमके पार्टी के सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस स्वीकार नहीं किए। उनका कहना था कि सदस्यों के पास वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाने का पर्याप्त अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बात की और हाल की वैश्विक घटनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत इजरायल सहयोग की भी समीक्षा की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे बहुत जल्द भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने श्री नफ्ताली बेनेट को उनके कोविड से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने इजरायल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में लोगों के मारे जाने पर भी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और हंगरी के बीच घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्री ऑर्बन के साथ काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स की 3 दिन की यात्रा पर आज एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति रॉयल पैलेस के लिए रवाना हुए। बाद में राष्ट्रपति कोविंद ने केवकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन भी गए, जहां भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद ने नई नस्ल के ट्यूलिप को मैत्री नाम दिया। ये आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ भारत और डच के बीच 75 वर्ष के राजनयिक संबंधों के सम्मान स्वरूप था। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्रों, विश्वविद्यालयों और समूची शिक्षा प्रणाली पर बोझ कम किया जा सके। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य स्नातक कक्षाओं के लिए विभिन्न बोर्डों के छात्रों को एक ही स्तर पर मूल्यांकन के समान अवसर देना है। राज्य मंत्री ने कहा कि छात्र एक ही फॉर्म से एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ कम होगा और अवसरों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर 13 से अधिक भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ से हाल ही में यूक्रेन से लौटे छात्रों के बकाया शिक्षा ऋण का आकलन करने के लिए कहा है। सरकार ने संघ से इस संबंध में हितधारकों से विचार विमर्श करने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर तक कुल 1319 छात्रों ने यूक्रेन में पढ़ाई के लिए 121 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से आवेदन जल्दी निपटाए जा सकेंगे और उनकी स्थिति जानने की सुविधा भी मिलेगी। उस फ्लाइट में तुम्हारी जगह कोई और पायलट होता। इस पोर्टल के माध्यम से जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़कर काम कराने के बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।
पोर्टल से निजी सैटेलाइट टीवी चैनल, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों के सभी लाभार्थियों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रारूप के अंतर्गत सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन मंत्र को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 380 से ज्यादा FM चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी